अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रीड स्टडी लर्न। रीड स्टडी लर्न के इस दूसरे ट्यूटोरियल में आपको फिर दोबारा खुशामदीद करता हूँ। एक्सेल 2013 इंटरमीडिएट का ट्यूटोरियल कोर्स का सेशन चल रहा है और आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले फॉर्मेटिंग एंड डिस्प्ले टेक्निक्स के हवाले से। फॉर्मेटिंग टेबल्स, इसके अंदर पहले जो टॉपिक्स हैं जैसे कि फॉर्मेटिंग टेबल है, फिर है टेबल स्टाइल, फॉर्मेटिंग टेबल यूजिंग टेबल स्टाइल्स और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि इन तीनों ट्यूटोरियल्स को जो है मैं पहले कवर करता हूँ, फिर हम चलेंगे फ्रीजिंग ड्राइंग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो एक तो पहला डॉक्यूमेंट एक ओपन कर लेता हूँ मैं, जैसे कि सेल रिपोर्ट है मेरे पास, मैंने ऐसे ही जो है टाइप करी है। तो सबसे पहला जो काम करना है मुझे, अच्छा मैं इसके अंदर एक चीज़ मैं डालना भूल गया हूँ कि सेल स्टाइलिंग जो है, सेपरेट सेल स्टाइलिंग किस तरह से होगी। हम किसी सेल को सिर्फ पर्टिकुलर सेल को स्टाइलिंग देना चाहें, जैसे ये एक सेल है, इसको स्टाइलिंग देना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग चलते हैं कि फॉर्मेटिंग अ टेबल को किस तरह से फॉर्मेट किया जा सकता है। जो प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग अलाइनमेंट कर लेते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फिर इसको सेंट्रलाइज करके और बोल्ड कर देते हैं इसको। फिर हम इसको सिलेक्शन देते हैं और चलते हैं फॉर्मेट, यानी होम के इस टैब के अंदर स्टाइलिंग का एक ऑप्शन है, इसके अंदर है फॉर्मेट एज टेबल। इसको टेबल में फॉर्मेट करने के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी लंबी स्टाइलिंग की लिस्ट है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। स्टाइलिंग के अंदर जब आप आएंगे और ये सिलेक्शन जो हमने दी हुई है और जब हम इसके सेलेक्ट करेंगे कोई भी स्टाइलिंग, तो ऑटोमेटिकली जो है वो स्टाइलिंग इसके ऊपर जो है अप्लाई हो जाएगी। तो हम लोग स्टाइलिंग सेलेक्ट कर लेते हैं टेबल्स को, ये वाली स्टाइलिंग देख के इसको ओके कर देते हैं। तो देखा आपने कि इसने इसको स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। अब अगर मैं चाहूँ तो जैसे आप देख रहे होंगे स्टाइलिंग के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं इसने इनेबल कर दिए हैं। इन किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें जो है फ़िलहाल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको रैंडमली यानी कि अपनी मास्टर्स की जो हमने यानी कि पीछे बेसिक में हम लोगों ने जो चीज़ रीड करी थी कि रोज़ हाइट वगैरह हमने सब डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी बेसिक के अंदर, तो वही टेक्निक इस्तेमाल करते हुए हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और अपनी स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे मैं इसकी हाइट बढ़ा दी मैंने और फिर मैं इसकी जो सेल रिपोर्ट है इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा के इसको मैं सेंट्रलाइज कर दूँगा और फिर मैं क्या करूँगा, इस नंबर्स को जो है वो मैं कन्वर्ट करूँगा किसके अंदर, नंबर्स के अंदर मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगा और इसके डेसिमल पॉइंट्स को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ऑटोमेटिकली नंबर्स में कन्वर्ट हो गया और एंड में मैं यहाँ पर एक बड़ा सा टेबल बना के इसको मैं करूँगा टोटल के नाम से डिफ़ाइन। इसको फिर मैं सेंट्रलाइज कर दूँगा, बिल्कुल ओके करके बोल्ड कर देता हूँ, साइज़ बड़ा कर देता हूँ यहाँ से इसका, और फिर मैं इसको टोटल दे देता हूँ, इसका पूरा टोटल डिफ़ाइन कर देता हूँ इसके अंदर और इसके अंदर भी टोटल डिफ़ाइन कर देता हूँ और यहाँ पर भी टोटल डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा टोटल भी इसने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया इसके अंदर। अब आ जाता हूँ मैं इसकी हेडिंग भी पहले कर देता हूँ सेट, फिर मैं आता हूँ सेल के जो डेकोरेशन है, पर्टिकुलर सेल की डेकोरेशन किस तरह से कर सकते हैं हम वो डिस्कस कर लेता हूँ। आपको बता देता हूँ कि सेल को हम किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं इंस्टेंटली और सेपरेटली। इसकी मैं थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ कि ये थोड़ा अच्छे इसमें आ जाए और यहाँ से मैं थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ इसको टैब ऑर्डर के उससे, ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे और इसको यहाँ से मैं थोड़ी सी स्पेसिंग दे देता हूँ। और ये हमारा टेबल पूरा फॉर्मेटिंग में आ गया। इसको सिलेक्शन दे के बिल्कुल मिडिल में कर देता हूँ इसकी अलाइनमेंट। तो ये हमारे पास अब इसकी सेल की हम लोग क्या करेंगे, डेकोरेशन करेंगे, सेल स्टाइलिंग। सिलेक्शन मैंने दे दी है, मैं सिर्फ इसको स्टाइलिंग देना चाहता हूँ कि मेरे सब पूरा जो टोटल आ रहा है मैं इसके ऊपर स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं प्री डिफाइंड स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा इसके साइज़ के ऊपर। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं सेल स्टाइल्स में जाऊँगा और यहाँ पर टाइटल्स एंड हेडिंग के नाम से जो है आपके पास ये पूरा सेल मौजूद है। तो और एक और चीज़ आपके पास है डेटा एंड मॉड्यूल के नाम से। इसके अंदर क्या होता है, आप देख रहे होंगे स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली ये आपको चेंज करके दिखा रहा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये एक तो टोटल बन जाए या फिर मैं इसकी साइज़ बढ़ा दूँ और या मैं फिर इसके अंदर थीम स्टाइलिंग जो है वो नीचे से अप्लाई कर दूँ। तो मैं इसकी स्टाइलिंग में अपनी तरीके से अप्लाई करूँगा। मैंने आपको तकरीबन सारे तरीके बता दिए कि यहाँ पर सारी कंडीशंस जो हैं वो डिफ़ाइन है कि किस कंडीशन के लिए कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई होगी। जैसे टाइटल एंड हेडिंग्स के लिए ये सारी कंडीशंस हैं आपके पास,
थीम एंड सेल स्टाइलिंग के लिए आपके पास सारी कंडीशंस हैं, आप जो जाना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंड मॉड्यूल के ऊपर आप कुछ अप्लाई करना चाहें तो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और गुड, बैड और नेचुरल की यानी कंडीशंस हैं आपके पास, तो वो आप इनके अंदर से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको हेडिंग 2 अप्लाई करूँगा और फिर मैं इसकी थीम को चेंज करूँगा। थीम को मैं चेंज करने के लिए क्या करूँगा, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ रेड वाली, नहीं यही सही थी या ये वाली, नहीं हाँ ये मुझे सही लग रही है, तो मैंने इसके ऊपर ये वाली थीम जो है वो अप्लाई कर दी। तो आपने देखा कि फॉर्मेटिंग टेबल को इस्तेमाल करते हुए और सेल स्टाइलिंग वगैरह इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से जो है इसको चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। जैसे कि हमारे पास टॉपिक था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, दोनों टॉपिक मैंने आपको बता दिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है? एक्चुअली एक्सेल के अंदर एक फ़ीचर है आपके पास प्रीडिफाइंड कंडीशंस के हवाले से, जो है इस फीचर यहाँ पर आपके यहाँ मौजूद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से। इसके अंदर आप जो है बहुत सी चीज़ें जो हैं इसके अंदर कर सकते हैं। आप छोटी वैल्यू चेक करना चाहते हैं वो मार्क करा सकते हैं इसके अंदर, कोई बड़ी वैल्यू चेक कराना चाहते हैं वो मार्क करा सकते हैं आप इसके अंदर। टॉप से बॉटम के ऊपर रूल हैं आपके पास, यानी परसेंटेज वगैरह निकालने हो तो वो आप इसके अंदर कर सकते हैं सारा का सारा। डाटा बार्स हैं आपके पास के कितना हिसाब से जो है डाटा आपके पास मौजूद है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके अंदर। जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं सबसे पहले आपको डाटा बार्स के ऊपर बता देता हूँ कि किस तरह से हम लोग कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कंट्री वाइज टोटल निकाल लेता हूँ, कंट्री वाइज टोटल, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग जो है अप्लाई कर रहा है। तो इन फॉर्म्स की फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा है। अगर आप अपनी फॉर्मेटिंग जैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये आपने इस्तेमाल करी सेल फॉर्मेटिंग, या ख़ुद से फॉर्मेटिंग जाके बना के टेबल्स को कलर वगैरह करते हैं, तो आपको फिर अगर कुछ ऐड करेंगे तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होती। तो अब जैसे कि ये थी, इसके ऊपर ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई है। अब इसको मुझे जाके वापस से वही चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। हेडिंग 2 लूँगा, फिर मैं सेल में जाके इसके ऊपर कलर चेंज करूँगा, तब जाके ये फॉर्मेटिंग जो है इसके ऊपर अप्लाई हुई है। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है कि मैं सबसे पहले इसका टोटल निकाल लेता हूँ कंट्री वाइज। कंट्री वाइज टोटल निकालने के लिए मैं इसको टोटल कर लेता हूँ सबसे पहले। तो इसने सारा का सारा टोटल करके मुझे दे दिया। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं फार्मूला इतना आसानी से और इतनी जल्दी किस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आगे चल के इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा फार्मूलाज़ को अप्लाई करने का। और एडवांस में जाके मैं आपको हर एक फार्मूला इस्तेमाल करना सिखाऊंगा कि एक्सेल के अंदर जितने भी फार्मूलाज़ हैं उसके बाद मैं पूरी कमांड आपको हासिल करना सिखाऊंगा। तो ये मैंने टोटल निकाल लिया इसका सबसे पहले। अब इसकी अलाइनमेंट ज़रा मैं सेट कर लेता हूँ, मिडिल में कर लेता हूँ इसको, और फिर मिडिल में कर लेता हूँ। अब इसकी अलाइनमेंट मेरे पास कंप्लीट आ गई है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बार्स यानी कि जो मेरा डाटा बार्स हैं इनको इस्तेमाल करते हुए मैं इसको फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं ये वाला कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि अच्छी लग रही है मुझे। अब इसके अंदर डिफरेंस आप देखिएगा कि इसको अप्लाई करने का मकसद क्या है बार्स को। मैं ये वाली कंडीशन जो है ना वो अप्लाई कर लेता हूँ, यानी कि स्टाइल जो है ये वाला इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि ये इतना भरा हुआ क्यों है। एक्चुअली इसमें इसने कैलकुलेशन क्या करी है कि टेबल 1 को इस्तेमाल किया है, ठीक है, और फिर उसको @ कर दिया है जैन से लेके मार्च तक। अब इसका मकसद क्या है, इसके अंदर इसने किया ये है कि टेबल 1 जो है मेरे पास, ये जो पूरा टेबल है मेरा, इसको इसने नाम दिया है टेबल 1 का, क्योंकि इस पूरी शीट में ये एक ही टेबल है, इसने टेबल 1 नाम दिया है। और इसका इसने सम निकाला है। पहले तो इसने सम निकाला इसको, यानी कि जो सम है मेरा उसको उसने उठाया और टेबल 1 से उसने इसको कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब कैलकुलेट करने के बाद इसने क्या किया, इसको पूरे के पूरे जो सेक्शंस हैं यानी कि जो सम मैंने निकाला था, मैं आपको वापस Ctrl Z करके बताया ताकि ये आपको क्लियर हो जाए एक तरह से। और ये फार्मूला जो है मैं इसको मैनुअल कर देता हूँ सम, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पूरी रेंज उठा के मैं इसको टोटल कर लेता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें इसने क्या किया है, इसने एडिशन करी है सिंपली इस चीज़ को, सिंपल एडिशन करिए इसने, इस तीनों सेल के डाटा को ऐड कर दिया है और उसको यहाँ पे डाल दिया है। अब क्या किया इसने, जैन ये वाला सेल है आपके पास, जैन से लेके इसने कोलन डाल दिया, यानी कि कंटिन्यू सिलेक्शन है। जैन से लेके मार्च तक कंटिन्यू सिलेक्शन है, कोलन बीच में आएगा सिलेक्शन कंप्लीट करने के लिए। आप चाहें तो इसकी जगह कॉमास भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
तो ये एक एक फिर आपको जो है वो मंथ इसके अंदर डिफ़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन अब इसने क्या किया है, जैन से लेके मार्च तक इसने इसकी कैलकुलेशन कर दी है टोटल, और टेबल 1 को इस्तेमाल किया है, ये वाला इसने इसको नाम दिया है टेबल 1 और ऐट द रेट का साइन। वैसे नॉर्मल फार्मूला जो होता है कैलकुलेशन का इसके अंदर मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि जैसे सम किया मैंने और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फिर मुझे गलत बता रहा है, तो मैं यहाँ से सम कर देता हूँ और मैं टेबल का नाम लेता हूँ ई का 7, E7 कंटिन्यू G7 यानी कि E7 लो और कंटिन्यू कर दो कहाँ तक, G7 का, और ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो टोटल बता देगा। अब इसके अंदर इसने कंडीशंस क्यों लगाई है टेबल 1 की और एट द रेट की, इसकी वजह यह है कि मैंने जब इसको फॉर्मेटिंग अप्लाई करी थी तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट इस पूरे टेबल को जो है एक नाम असाइन कर दिया है, तो जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जो है यहाँ पर शो कर रहा है इसके अंदर। अब आ जाते हैं हम लोग वापस अपनी कंडीशन के ऊपर। डेटा बार में आके मैं ऊपर दे दिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई कर दी है। तो अब इस कंडीशन फॉर्मेटिंग का मकसद क्या है? कंडीशन फॉर्मेटिंग का मकसद ये है कि इसकी जो विड्थ है, आप देख रहे हैं इसकी जो विड्थ है टोटल, वो इसने डिफ़ाइन कर दी है कि इसके अंदर बार्स के अंदर। अब जैसे कि मैं यहाँ पर वैल्यू फ़र्ज़ करें मैं बढ़ा देता हूँ 50 करूँगा, तो ये बार्स जो है, ये वाला बार जो ये इसकी जो लिमिट है ये बढ़ जाएगी आगे की तरफ। मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो ये देखा आपने लिमिट इसकी बढ़ गई। मैं इसको फ़र्ज़ करें 150 करूँगा तो ये लिमिट और बढ़ा देगा, देखें हमने 350 के ऊपर लिया। तो इसी तरह से 150 करूँगा तो इसने लिमिट बढ़ा दी, 300 कर दूँगा तो इसने लिमिट बढ़ा दी। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि कंडीशन अपने हिसाब से क्यों बढ़ रही है, ये ख़ुद कैलकुलेट करेगा। जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, उस हिसाब से बाकी की कैलकुलेशन ये करेगा। इसका मकसद जो कैलकुलेशन का था बार्स का, ये सिर्फ आपको दिखा रहा है कि कितना बार जो है आपका भर चुका है, इसका कंडीशन का ये मकसद था। अब एक और कंडीशन मैं आपको बताना सिखा देता हूँ कि हम चाहते हैं कि इस पूरे सेल के अंदर 30 के बराबर या 30 से ऊपर जो है ग्रेटर देन 100 कर देता हूँ। चलें, ग्रेटर देन 100 जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको मार्क कर दो भाई। मैं यहाँ पे सिलेक्शन फिर से करता हूँ, मैं हाईलाइट सेल रूल्स, फिर आ जाता हूँ ग्रेटर देन। इसी तरह बाकी चीज़ें भी हैं, इक्वल भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, लेस देन भी कर सकते हैं और बिटवीन भी कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ ग्रेटर देन कितनी हो, ग्रेटर देन हो भाई 100 से कर देता हूँ कि मैं 100 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ हैं भाई उसको मुझे मार्क करके ला दो रेड बॉर्डर्स के अंदर, और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब देखें ग्रेटर देन इसने जितनी भी वैल्यूज़ थी उसने इसको मार्क कर दिया। तो ये तरीका है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल करने का। इसी तरह से बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर जो कि आप इस्तेमाल करते हुए जो है आइकन्स भी सेट कर सकते हैं, कलर स्कीम्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं इसके अंदर। जिस तरह चाहें आप डाटा जो है बाइंडिंग कर सकते हैं, कलर थीम्स वगैरह जितनी भी हैं आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉप से बॉटम वगैरह, इक्वल्स टू जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं सारा। तो ये सारी ऑप्शन जो है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो चीज़ थी हमारे पास फ्रीजिंग रोज़ एंड कॉलम टाइटल्स। इसको किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? इस्तेमाल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ पहले, और मैं इसको भी यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये जो है आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल टच हो रहा है कहाँ पर, इस कॉर्नर पे, और आपकी जो रोज़ है वो कॉर्नर टॉप से जो है बिल्कुल टच हो रही है। तो फ्रीजिंग जो है वो हम क्यों करते हैं, हम जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें ये जो डाटा है आपका ये बहुत ज़्यादा उसमें आ रहा है, आपकी पूरी शीट में भरा हुआ है, और आप आगे चलने के जब आप आगे जाएंगे और आप यहाँ वैल्यू लिखना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास मैनुअल शीट बनी हुई है जैन के हवाले से, और इसके अंदर आपने जो है उसका टोटल डालना है जनवरी का, कोई और कंट्री है यहाँ पर फ़र्ज़ करें, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये आपको सही से समझ में आ जाए, और कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आके इंसर्ट कॉपी सेल कर देता हूँ। ये करने नहीं दे रहा मुझे क्योंकि इसके अंदर जो है इशू है थोड़ा सा। मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ आगे तक, और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फिर पेस्ट करता हूँ, फिर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देख रहे होंगे आप, मैं आपको बता देता हूँ उसकी वजह क्या है फ्रीजिंग की।
अब जैसे कि मैंने यहाँ फ़र्ज़ करें कि कनाडा लिख देता हूँ, ठीक है, कनाडा मैंने लिखा। अब इस वाले ऑप्शन के अंदर तो आपको ये जैन, फेब, मार्च और कंट्री वाइज टोटल जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन मैं फ़र्ज़ करें मैं इस पूरे डाटा को यहाँ से कॉपी करता हूँ और एक नई शीट बनाता हूँ सिंपल टेक्स्ट के हवाले से, ठीक है। अब सिंपल टेक्स्ट के ऊपर मैंने शीट बना दी, सॉरी, वापस आ जाता हूँ मैं इसके ऊपर और यहाँ से मैं कंट्रीज़ भी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करता हूँ और शीट में आके इंसर्ट करूँगा मैं क्या, कॉपीड सेल, ठीक है। अब इसको मैं ज़रा इसकी इक्वल कर देता हूँ साइज़ को। अब आप देख रहे होंगे कि ये आपके पास आ गया सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट के अंदर। अब बहुत सारी शीट्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप टेक्स्ट बेस्ड काम कर रहे होते हैं। ये तो था ये टेबल, इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको सब कुछ जो है ऊपर शो कर रहा है कि मंथ क्या है, टोटल क्या है, कॉलम का नाम, सारे कॉलम के जो नाम है वो आपको डिस्प्ले कर रहा है। अब फ़र्ज़ करें ये टेक्स्ट की फील्ड है, इसके अंदर कॉलम के नाम आपको पता नहीं है और आपके पास मैनुअल जो है कनाडा के टोटल लिखे हुए हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल और जनवरी वगैरह। अब आपको पता नहीं है कि ऊपर क्या है, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर जाके। तो यहाँ पर हम जो है ना इस्तेमाल करते हैं फ्रीजिंग के ऑप्शन को। अब मैं चाहता हूँ मेरी पहली रो जो है वो फ्रीज़ हो जाए, फ्रीज टॉप रो। इसने क्या किया, मेरी पहली रो को फ्रीज़ कर दिया। अब मैं जब इसको स्क्रॉल करूँगा तो ऊपर वाली जो टॉप रो है मेरी वो वहीं की वहीं खड़ी रहेगी और मैं यहाँ पर चाहूँ तो अपना डाटा जो है वो डाल सकता हूँ आराम से। तो ये फ़ायदा है फ्रीजिंग का। इसी तरह से फ्रीजिंग के अंदर एक और ऑप्शन है कि फ्रीज पेन। इसमें क्या होता है कि ये आपके इस साइड के कॉलम को भी फ्रीज़ कर देता है और पहली रो को भी फ्रीज़ कर देता है। सबसे पहली कॉलम और पहली रो दोनों को जो है वो फ्रीज़ कर देता है। मैं दोबारा से आता हूँ और यहाँ पे सिलेक्शन दे के फ्रीज़ पेन कर देता हूँ। अब इसने क्या किया, ये वाली कॉलम और ये वाली रो दोनों को इसने फ्रीज़ कर दिया। अब मैं चाहूँ तो आराम से कॉलम्स भी देख सकता हूँ और अपने रोज़ को भी देख सकता हूँ और फिर जाके इसको अनफ्रीज़ भी कर सकता हूँ आराम से। तो ये है फ्रीज़ और अनफ्रीज़ करने का सिंपल सा तरीका। फिर आ जाते हैं हम कि हाइडिंग एंड अनहाइडिंग रोज़ एंड कॉलम्स किस तरह से किए जा सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मेरे पास जो है, मैं चाहता हूँ कि मैं ये फ़ाइल किसी को सेंड करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ उसके अंदर कुछ कंट्रीज़ जो हैं, जैसे 4 से लेकर 10 तक की जो रोज़ हैं ये डिस्प्ले ना हो इस शीट के अंदर जब मैं किसी को सेंड करूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं सिलेक्शन दूंगा और राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है हाइड का। जब मैं इस हाइड के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसने क्या किया, 3 के बाद जितने भी रोज़ हैं उन सबको हाइड कर दिया। अब बाकी कंटिन्यू आपको डाटा इसने शो करा दिया। हाइड करने का बेसिक मकसद ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ डाटा को छुपाना। इसका बिल्कुल भी मकसद ये नहीं होता कि आपके टेबल में से डाटा को डिलीट कर दिया या उसने टोटल में से रिमूव कर दिया। इसका बिल्कुल भी मकसद ये नहीं होता। फिर इसको अगर आपने दोबारा से शो करना है तो क्या करना होगा आपने कि जहाँ सेंटर में आपके पास सिलेक्शन आ रही है, यानी कि 3 और 11 के बीच में डाटा आपका हाइड है, आप क्या करेंगे, 3 को सेलेक्ट करके 11 तक ड्रैग करेंगे और फिर राइट क्लिक करके और इसको अनहाइड कर देंगे तो आपका डाटा वापस के वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में था वो पहले से। फिर लास्ट में आ जाते हैं हम लोग हाइडिंग एंड अनहाइडिंग वर्कशीट्स। क्या वर्कशीट्स को किस तरह से हाइड और अनहाइड किया जा सकता है। वही तरीका है, राइट क्लिक करें और शीट को हाइड कर दें तो आपकी जो शीट है वो हाइड हो जाएगी। इसी तरह से कहीं पर भी क्लिक कर लें, इसमें कोई सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है आपके पास। सिंपली किसी भी वर्कशीट पे क्लिक करें और अनहाइड जो है आपके पास इनेबल शो हो रहा होगा, आप सिंपली अनहाइड करके ओके करेंगे, सिलेक्शन बता देगा कि कौन सी शीट जो है आपने अनहाइड करनी है। अगर मल्टीपल शीट्स हाइड हुई हुई हैं, फ़र्ज़ करें इसको भी हाइड कर देते हैं, शीट 1 सिर्फ इनेबल है इस वक्त और मैं अनहाइड करना चाहता हूँ भाई दोनों शीट्स को, तो मैं सिलेक्शन दूंगा, जो शीट अनहाइड करनी है उसको अनहाइड कर दूंगा, दोबारा से अनहाइड करनी है तो मैं शीट 3 को भी अनहाइड कर दूंगा। तो ये था हाइडिंग और अनहाइडिंग किस तरह से की जा सकती है शीट्स को। तो ये थी सारी की सारी बेसिक्स फॉर्मेटिंग एंड डिस्प्ले टेक्निक्स, किस तरह से हम जो है फॉर्मेटिंग और डिस्प्ले टेक्निक्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में जो है ट्यूटोरियल डिफ़ाइन कर दिया है कि किस तरह से हम फॉर्मेटिंग
कर सकते हैं, टेबल्स के ऊपर कंडीशन फॉर्मेटिंग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, फ्रीजिंग किस तरह से कर सकते हैं, और हाइड और अनहाइड किस तरह से कर सकते हैं अपना तमाम का तमाम डेटा। तो ये काफ़ी जो है ना टेक्निकल चीज़ें हैं, कोई इतना वैसे बड़ी चीज़ नहीं है। आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे 1-2 डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो आपको ये चीज़ जो है वो याद हो जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है अब वो फार्मूलाज़ के ऊपर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलते हैं, फार्मूलाज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे और मैं बताऊंगा आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स फार्मूलाज़ के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।